गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं और टार्क के बारे में अभी तक पढ़ा है। टार्क में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में पढ़ लिया है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। तो थोड़ा सा जान लेते हैं जो डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में पढ़े हैं कि कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट होता है, जब उसमें हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, तो जैसे सबसे पहले जो उसमें मूवमेंट होता है उसी को डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। और डिफ्लेक्टिंग टार्क जानने के बाद से आज हम लोग जानेंगे कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है। तो कंट्रोलिंग टार्क ये होता है कि जब इसमें हम लोग इसको सप्लाई देंगे तो जैसे इसमें डिफ्लेक्ट करेगा, इधर से एक फोर्स लगेगा टीडी, जिसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। जब सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई को जब कनेक्ट करने के बाद से जैसे इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो एक फोर्स काम करना शुरू कर देगा। इधर से जो फोर्स काम करना शुरू करेगा उसी को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। क्योंकि अगर इधर से कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो ये कहाँ जाके रुकेगा, जो इसका सुई है वो कहाँ जाके कहीं तो रुकना चाहिए ना। तो उसको रोकने के लिए इधर से एक हम लोग कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम लोग टीसी से डिनोट करते हैं। तो ये टीसी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग दो प्रकार के मेथड का यूज करते हैं। एक पहला जो होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होता है, और दूसरा जो होता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं स्प्रिंग कंट्रोल मेथड किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल जो मेथड होता है, इसको स्प्रिंग जो होता है दो प्रकार का स्प्रिंग होता है। एक आप लोग देखे होंगे, एक हेलिकल टाइप होता है और एक स्फेरिकल टाइप होता है। हेलिकल टाइप आप लोग देखे होंगे, जो बाइक जो होता है मोटरसाइकिल में, उसके साकर में ऐसे ऐसे लगा होता है, और जैसे जैसे हम लोग कहीं गड्ढा आता है तो बाइक ऐसे गड्ढा आता है, और जैसे जैसे बाइक चला जाता है और हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं और थोड़ा सा स्प्रिंग बढ़ जाता है, फिर आगे गए गड्ढा आया, स्प्रिंग ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, और जो हम लोग बैठे रहते हैं हम लोग को थोड़ा भी जर्क महसूस नहीं होता है। इस प्रकार की स्प्रिंग का हमें यहाँ यूज नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पे स्फेरिकल टाइप का स्प्रिंग यूज है इसमें। तो इस प्रकार के स्प्रिंग का हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्फेरिकल टाइप का इस प्रकार का स्प्रिंग होता है। इस प्रकार का स्प्रिंग होता है। इसी प्रकार के स्प्रिंग का यहाँ पे हम लोग जो कंट्रोलिंग टार्क है इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो इस प्रकार के स्प्रिंग का आप लोग जब देखे होंगे, जो पहले के कार की जो बाइक छोटे छोटे जो खिलौने होते थे कार वाले, उसमें हम लोग इसका यूज करते थे। तो बचपन में आप लोग सभी लोग खिलौना खेले होंगे, जो कार होता था, चाबी वाला कार होता था, उसमें चाबी देते थे, या फिर एक पहले घड़ी आती थी उसमें भी चाबी दिया जाता था। तो ये क्या करता है, जब हम पहले कार को हम लोग उसको चाबी दे देते थे, मतलब इसी टाइप का स्प्रिंग यूज किया जाता था। चाबी दे देते थे तो उसमें एनर्जी स्टोर कर लेता था, और उसके बाद जैसे हम कार को रखते थे तो कार कुछ दूर तक चलता था। जब तक उसमें एनर्जी स्टोर रहती थी तो कुछ दूर तक चलता था। तो उसी मैकेनिज्म का इसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है कि जैसे जैसे जो डिफ्लेक्टिंग टार्क, जो हम लोग जब डिफ्लेक्टिंग टार्क इसको दिया जाता है तो ये जो सुई होता है आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, ये जो होगा ये एनर्जी स्टोर करता जाएगा, ये एनर्जी स्टोर करेगा, इसको अपोजिट फोर्स लगाएगा, और जितना टीडी इधर से जितना फोर्स लगेगा उसके अपोजिट में उतना टीसी फोर्स लगाएगा। और जैसे इसका एनर्जी खत्म, मतलब जीरो पे आ जाएगा नीडल, अगर इधर से हम लोग जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे तो जीरो पे आ जाएगा, इसका एनर्जी मतलब स्टोर जीरो हो जाएगा, तो दोनों बराबर आके जीरो पे रुक जाएगा। तो इसी प्रकार का यूज होता है। और इसका जो कंट्रोलिंग टार्क होता है इसको हम लोग टीसी से डिनोट करते हैं। ये प्रोपोर्शनल होता है इसके थीटा के, यानी कि जितना थीटा बढ़ेगा उतना ही टीसी भी बढ़ेगा। और इसको बराबर करने के लिए टीसी इक्वल टू केसी इंटू थीटा, ये जो केसी है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है।
इसका ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है टीसी। तो कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ लेता है, तो यूनिट जानने के लिए केसी इक्वल टू टीसी अपॉन थीटा। केसी इक्वल टू हो जाएगा, टीसी हो जाता है न्यूटन मीटर अपॉन इसका हो जाएगा रेडियन। तो ये इसका यूनिट आ गया, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो अभी तक हम लोग समझ लिए कि कैसे स्प्रिंग टाइप का जो कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग टाइप कैसे यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल समझ लेते हैं। ये जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है ना, इसका इसी का थोड़ा इसका जो ये तो यूज कर लिए, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल का जो एडवांटेज होता है ये होता है कि किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो, दोनों में यूज किया जा सकता है। जैसे कोई भी हो, वर्टिकली अगर इसको इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रखा जाए तब भी हम लोग इसका यूज कर लेंगे, और इसको ऐसे रखा जाए तब भी हम लोग यूज कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको जो स्प्रिंग होता है इसका धीरे धीरे कुछ समय के बाद, जैसे पहले होता था कि जो कार होती थी, उसी को एग्जांपल लेके समझते हैं, जो कार होती थी उसको बहुत चाबी देते थे। तो पहली बार जब चाबी देते थे तो 10 मीटर की रेंज में गया, और वही 4 बार 5 बार ऐंठते तो खूब ज्यादा ऐंठ दिए, तो 10 बार अगर उसको यूज किए तो स्प्रिंग उसका इतना इसकी इलास्टिसिटी होगी थोड़ा कम हो जाती है। और दूसरी बार पूरा फुल चाबी दिए फिर भी 5 मीटर गया। तो उसी प्रकार इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि इसका एजिंग इफेक्ट होता है। एज के साथ साथ इसकी इलास्टिसिटी जो कम हो जाती है, तो इसकी यही कमी है। और इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल में ये होता है कि इसका जो एडवांटेज है, इसमें इसका एडवांटेज है कि इसमें जो एजिंग इफेक्ट होता है नहीं होता है। इसमें एक आयरन का पीस होता है, इसको वर्टिकली इसको इसी में सेट कर दिया जाता है। जैसे ये है, इसको ये जो इसका मीटर है इधर से तो वो लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे इसको एक आयरन का पीस होता है उसको लटका दिया जाता है। और जैसे जैसे यहाँ पे W1 हो जाएगा, W1 अब W1 है तो एक टूट जाएगा W1 sin थीटा, एक हो जाएगा W2 sin थीटा में टूट जाएगा। तो ये इसकी एक कमी है कि हम केवल इसको वर्टिकली ही यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फोर्स होगा mg लगेगा इधर। W1 बराबर हो जाएगा mg। इसको हम लोग केवल वर्टिकली ही यूज कर सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज है। और इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग इसको केवल, इसमें कोई एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। और इसकी एक और कमी है कि इसका जो स्केल होता है, जो टीसी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइन थीटा के, साइन थीटा का होता है। और ये इसका जो स्केल होता है, ग्रेविटी कंट्रोल का जो स्केल होता है, नॉन लीनियर होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल किस तरह से हम लोग यूज में लिया जाता है। इसका यूज होता है मूविंग आयरन में, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। और इसका स्प्रिंग कंट्रोल का हम लोग कई सारे में यूज करते हैं, पीएमएमसी में भी इसी का यूज करते हैं। उसको जब हम लोग पीएमएमसी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल समझ रहे हैं कि कैसे कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंट्रोलिंग टार्क के बाद से जो हम लोग पढ़ेंगे जो डैम्पिंग टार्क होता है। डैम्पिंग टार्क होता क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। डैम्पिंग जो होता है कि अगर ये मान लीजिए ये मीटर हो गया,
एमीटर हो गया। अब मान लीजिए इधर से तो टीडी लग गया, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क लग गया, और इधर से लग गया इसके इक्वल टीसी लग गया, और दोनों टीडी इक्वल टू टीसी। जब टीडी इक्वल टू टीसी हो जाएगा तो ये तो आके यहाँ पे रुक जाएगा, जो स्पेंडल है यहाँ पे, यहाँ तो रुकेगा, लेकिन यहाँ पे आके ऐसे 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 कंपन करने लगेगा। तो वही उसी को खत्म करने के लिए एक हम लोग डैम्पिंग टार्क का यूज करते हैं। तो डैम्पिंग टार्क होता क्या है ये तो हम लोग समझ गए। अब मतलब कि सोचा गया कि भाई इसको खत्म कैसे किया जाएगा, तो इसको खत्म करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार का मेथड था। एक पहला था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा था ईडी करंट डैम्पिंग, और तीसरा था फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो हम लोग सब चलते हैं बारी बारी से समझते हैं कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता क्या है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में एक पिस्टन होता है और एक चेम्बर होता है। चेम्बर में एयर भरा होता है और उस पर एक क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है। तो जब आप लोग होली खेलते थे तो एक पिचकारी आती थी, वो पिचकारी में ऐसे खींचते थे, पानी खींचते थे, चाहे रंग खींचते थे, तो खींचते थे तो अचानक से हम लोग खींचते थे। उसमें बांस का बहुत पहले तो बांस का बनाते थे, उसके बाद से प्लास्टिक का भी आता था। तो प्लास्टिक वाले में हम लोग देखते होंगे कि उसमें एक पिस्टन लगा होता था, प्लास्टिक का है, या बांस वाले में तो कुछ भी डाल देते थे, कपड़ा लगा देते थे, चप्पल जूता कुछ भी काट के लगा देते थे। तो उसमें हम लोग देखते थे कि अचानक से खींचते थे पानी, तो जितना फोर्स लगा के खींचते थे तो उतना फोर्स से जल्दी से तुरंत नहीं आता था, धीरे धीरे आता था, वो अपने हिसाब से आता था। यानी कि हम लोग तुरंत इसको मतलब उसको प्रेशर से जब मारते भी थे तो अब आराम से जाता था। तो उसी को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। जब इसको ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये जो एयर चेम्बर है इसमें एयर भरा होता है और एक पिस्टन होता है। तो क्या होता है, इसको आने जाने नहीं देता है, जल्दी जल्दी नहीं आने देगा, इसको आराम से आने देगा। तो जब यहाँ से आएगा 4 पे मान लीजिए रुका है, तो धीरे से नहीं ऐसे 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 तो आने नहीं देगा, आराम से यहाँ पे रुक जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग को नोट कर लेंगे, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, कितना वोल्ट है, चाहे एम्पियर है। तो इस प्रकार इसको जल्दी भी होना चाहिए। ये नहीं है कि अब इसको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किए और रुक रहा है आधा घंटा बाद, इसको तुरंत काम करना चाहिए। जैसे 4 पे गया वैसे माइक्रो सेकेंड में काम करना चाहिए। ये काम भी करता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे यूज करेंगे। दूसरा जो होता है डैम्पिंग का हम लोग जिसका यूज करते हैं वो ईडी करंट डैम्पिंग होता है। इसका ईडी करंट, इसमें जो होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है, और परमानेंट मैग्नेट में जो इधर से मैग्नेटिक लाइन चलती है यहाँ से एस की तरफ, और इसमें जो होता है जब टीडी इक्वल टू टीसी हो जाता है तो इसमें जो डैम्पिंग होता है ऐसे 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 जो यहाँ पे जो एल्युमिनियम का फार्मर लगा होता है, जो एयर कोर होता है, इसमें जो आयरन कोर होता है, इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का फार्मर लगा होता है, क्लोज रहता है। तो इसमें जो होता है मैग्नेटिक लाइन एम से एस की तरफ चलती है, और डैम्पिंग जब डैम्पिंग होता है इसमें वाइब्रेट जब होता है वाइब्रेशन इसमें, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन होती है इसको कट करता है, और इस कट करने के कारण से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण बाद से इसमें जो तो क्लोज है, तो क्लोज होने के कारण इसमें ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है। तो जो ईडी करंट होता है वो हमेशा अपोज करता है जिसके कारण से उत्पन्न होता है। होता किसके कारण है, मैग्नेटिक लाइन के कारण। तो ये घूमना नहीं चाहता है, जो वाइब्रेट करता है उसी के कारण तो ये उत्पन्न होता है, लेकिन ये घूमना नहीं चाहता है, उसको रोकने के लिए स्थिर होना चाहता है, और लास्ट में स्थिर होता है। तो इसी मैकेनिज्म का हम लोग प्रयोग करके डैम्पिंग टार्क का यूज कर लेते हैं, इसी का उपयोग करके, जिससे हमारा जो इंडिकेटर होता है ये एक्यूरेट वैल्यू बता देता है। तो इस प्रकार का हम मैकेनिज्म का प्रयोग हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में करते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो तीसरे प्रकार का जो फ्रिक्शन होता है फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। इसमें भी एक चेम्बर होता है, चेम्बर में फ्लूइड भरा होता है,
और इस जो फ्लूइड होता है देखते हैं कि हवा में है तो इसको हम लोग आसानी से घुमा सकते हैं, लेकिन यही पानी में आ जाए, जैसे किसी फ्लूइड में आ जाएगा, चाहे पानी में आ गया, तो इसको हम लोग उतना आसानी से नहीं घुमा पाएंगे। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग ये फ्लूइड फ्रिक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में तो इसका प्रयोग बहुत कम है, इसको ज्यादातर मैकेनिकल में यूज है। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली दो प्रकार का फ्रिक्शन यूज करेंगे, एक एयर फ्रिक्शन और एक एडी करंट फ्रिक्शन। तो चलिए अगले हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट बेसिक लॉ थे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और फैराडे लॉ और लेंज लॉ और थंब रूल, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने के बाद से हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट का, जिसका नाम है हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC, उसको हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले थोड़ा बहुत हम लोग एमीटर पे और वोल्टमीटर के बारे में जान लेते हैं। एमीटर वोल्टमीटर क्या होता है? तो जो एमीटर होता है, बेसिक थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में ले लगा है। एमीटर जो होता है हमेशा करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है और ये हमेशा इसको सीरीज में लगाया जाता है। इसका जो कनेक्शन होता है हमेशा सीरीज में होता है, जो सप्लाई होती है उसके सीरीज में हम लोग इसको लगाते हैं। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आर इंटरनल जो होता है वो वेरी लो होता है, यानी कि बहुत कम होता है। आइडियल कंडीशन में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और इसका इस जो अभी थोड़ा बहुत वोल्टमीटर के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो होता है कि जो शंट जो रेंज एक्सटेंशन के लिए हम लोग इस पे यूज करते हैं, तो इसके एमीटर के शंट में एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, इसको हम लोग RSH बोलते हैं। यहाँ पे जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर में तो बहुत लो होता है, यानी आइडियल कंडीशन में 0 होता है, लेकिन जो अगर हम लोग सोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय जो होता है करंट सोर्स, तो उसमें जो होता है ठीक इसके अपोजिट हो जाता है। अपोजिट हो जाता है यानी कि यहाँ पे बहुत कम होगा, यानी कि 0 होगा, वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा आइडियल कंडीशन में। और ऐसे ही